बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का झालावाड़ का दौरा। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में की जनसभा। तो जेपी नड्डा ने सभा को किया संबोधित, कहा भारत की आकांक्षा है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। कोटा से लोकसभा उम्मीदवार ओम बिरला के समर्थन में जनसभा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा स्पीकर के समर्थन में मांगा वोट। तो लोगों को गिनवाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। ओम बिरला ने कोटा लोकसभा सीट से भरा नामांकन पर्चा। कहा कोटा में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, विकास की बहाएंगे गंगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गजों ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण चतुर्वेदी, सह प्रभारी विजया राहटकर ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। तो आगामी चुनाव में समर्थन की कही बात। जयपुर के हरमाड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर राख। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट शो में आपका स्वागत है। आज हम इसमें बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल के खेल की। चुनावी सीजन में लगातार दल बदल का खेल देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही साथ नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार तेज होता नजर आ रहा है। बीते दिनों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों के नेता पाला बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं। अब ताजा दल बदल बुधवार को फिर से देखने को मिला, जब बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस को झटका दिया। बुधवार की बात करें तो बुधवार को जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में पूर्व कांग्रेस सांसद शंकर सिंह पन्नू, पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया और कांग्रेस नेता पृथ्वीपाल सिंह संधू ने समेत अन्य नेता बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई दिए। दरअसल बीजेपी कार्यालय में इन सभी नेताओं ने राजस्थान की सह प्रभारी विजया राहटकर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा जेजेपी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रतीक महरिया, झुंझुनू से राजेंद्र भाम और पिलानी से कैलाश मेघवाल और मधुसूदन भिंडा ने भी आज अपनी घर वापसी की है। वहीं पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया भी आज फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इधर पूर्व विधायक शिमला बावरी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव आलोक पारिक और कांग्रेस की जयपुर जिला महासचिव गीता सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। इन सब के बीच कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या दल बदलने से सियासी समीकरण बदलेंगे? सवाल ये भी कि क्या दल बदलू जनता का भरोसा जीत पाएंगे? अगला सवाल ये भी कि क्या नेताओं के दल बदलने की जनता के हित में है? दल बदल के खेल में कौन पास और कौन फेल है? आज की हमारी इस बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या दल बदल की राजनीति लोगों के हित में है, जनता के हित में काम करेगी? क्या इससे चुनावी समीकरण बदलेंगे? लेकिन क्या अपने निजी स्वार्थ के लिए जो दल बदल नेता कर रहे हैं, क्या इसका फायदा जनता तक पहुंचेगा? क्योंकि दल बदलूं की तो लंबी फहरिस्त है और इसमें आज की भी बात करें या बुधवार की बात करें तो आज भी कई ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं जो कभी कांग्रेस अपनी पार्टी के लिए उन्हें मजबूत धड़ा मानती थी या फिर मजबूत एक स्तंभ के तौर पर उन्हें माना जाता था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गया। हालांकि वजह क्या है, क्यों कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं?
तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तन्मय शर्मा, नेता बीजेपी के, और प्रतिष्ठा यादव, नेता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ ही चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस के साथ यानी कि प्रतिष्ठा यादव जी, आप ही के साथ करना चाहूंगी। प्रतिष्ठा जी, क्या वजह है कि भाई आप लोगों की एक लंबी फहरिस्त बनती चली जा रही है कि एक के बाद एक नेता आप लोगों के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या पार्टी से असंतुष्ट हैं, पार्टी की नीति पर भरोसा नहीं है, या फिर पार्टी में अपना भविष्य ही लोग नहीं देख पा रहे हैं? क्या वजह मान रही हैं आप? निजी स्वार्थ है। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे भी नेता है जिन पर ईडी की कार्रवाई हुई, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। और ये केवल नेताओं पर ही नहीं है, वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हमने देखा कि जिन कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई हुई उसके कुछ समय में ही उन्होंने चुनावी बॉन्ड भी खरीदे। तो ये आज जो देश में माहौल है वो एक अराजकता का माहौल बना रखा है बीजेपी ने, और उसका लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते जा रही है। निश्चित रूप से आपने भी कहा कि बहुत सारे नेता की घर वापसी हुई है, तो निश्चित आप ये मानिए कि ये लोग वो है जो स्टेबल होते नहीं है। कभी कांग्रेस का पलड़ा भारी तो कांग्रेस में, और इधर बीजेपी का भारी तो बीजेपी में। तो जो इधर से उधर क्योंकि आज जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं राजनीति में इस चीज का मतलब एक तरह से अच्छा, अभी प्रतिष्ठा जी आपने बोला कि पलड़ा भारी है, यानी कि जब आप लोगों की पार्टी में थे तो आपका पलड़ा भारी था, अब घर वापसी कर ली है, बीजेपी में दोबारा से शामिल हो गए, तो आप ये समझ रही है साफ तौर पर कि बीजेपी का पलड़ा भारी है? नहीं नहीं, हम नहीं समझ रहे, ये वो नेता समझ रहे हैं कि वो सत्ता के साथ ही रहना चाहते हैं। अभी जब कांग्रेस ने इतने लंबे टाइम तक देश पर राज किया तो ये सारे नेता कांग्रेस में आ गए, बीजेपी में थे वो भी आ गए। और अभी बीजेपी का शासन जब चल रहा है तो ये कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन लोगों का अपना निजी स्वार्थ है, जिसके कारण ये लोग इधर से उधर भगते रहते हैं, जिनका कोई मोरल नहीं है। हालांकि जनता के लिए आप देखिए कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, लेकिन नेता तो लगभग वही है। आज बीजेपी की सरकार, लेकिन बीजेपी के अंदर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के नेता गए या कार्यकर्ता चले गए, तो निश्चित रूप से उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नुकसान है, हमारा नहीं। और इस देश का तो क्या भला करेंगे जो लोग केवल अपने भले करने में लगे। लेती हूँ तन्मय शर्मा जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना होगा, प्रतिष्ठा यादव जी कह रही है कि भाई ऐसे नेताओं का शामिल होना तो किसी पार्टी के लिए नुकसान से कम नहीं है। भाई ऐसे जो अपना समय देखते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी बदल देते हैं, तो ऐसे नेताओं को अगर आप पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं या फिर वो अपनी स्वेच्छा से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आप करवा भी रहे हैं, तो ऐसे में वो पार्टी के लिए घातक साबित होंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये तमाम नेता जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो क्या इससे चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे लोकसभा चुनाव में? धन्यवाद, नमस्कार आपको। मैं सबसे पहले तो प्रतिष्ठा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मुख से यह कह ही दिया कि ये जो नेता आ रहे हैं ये सत्ता में रहना चाहते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ ही रही है, ये तो सुनिश्चित है और दिख ही रही है। तो खुद कांग्रेस की मेरे प्रतिनिधि मेरे साथ प्रवक्ता बैठी हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो जा रहे हैं वो सोच रहे हैं, मैंने ये कहा है क्लियर कीजिए। बट आप इसके लिए आपका धन्यवाद। पर अब मैं आता हूँ विषय के ऊपर। मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर आप सूची पे जरा ध्यान देंगे, थोड़ी सी उसके ऊपर आप चिंतन करेंगे, तो आप ये देख करके स्तब्ध रह जाएंगे कि जो नेता शीर्ष पर बैठे हैं वो कहाँ से तो गए हैं, और वो सूची इतनी लंबी है कि मैं खुद भी पूरे नाम याद नहीं कर सकता। कांग्रेस के नेताओं की तो उनमें कोई गिनती है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये तो आप मान लें। क्योंकि हमारे यहाँ परिवारों से निकल के राजनीति नहीं चली है कि राहुल गांधी से पहले उनके पिताजी, माताजी, फिर उनकी नानी, दादी जी और उनके नाना जी, और वो सब, ये हमारे यहाँ नहीं चला है। हमारे यहाँ एक मजबूत कार्यकर्ता नीचे बूथ लेवल से ऊपर तक आकर के बना है। हमारे यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, ये दिखाता है कि हमारी पार्टी है क्या। अब आती है बात ये कि आपके नेता बदल के देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कपड़े बदलता है तब बदलता है जब उसको लगता है मेरे कपड़े मैले हो चुके हैं, मेरे ऊपर गंदगी लग चुकी है, या मैं जिस वातावरण में रह रहा हूं वो दूषित हो गया, तो मुझे इस वातावरण से चला जाना चाहिए। कांग्रेस को पूरे राष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है कि कहती है कि उनके कपड़े साफ करने का जिम्मा तो आप लोगों ने लिया हुआ है, वॉशिंग मशीन तो आप लोगों के पास है। कांग्रेस तो ये कहती है कि भाई ऐसे तमाम नेता जो दागी नेता माने जाते हैं, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, आपकी पार्टी में आते ही वो वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट से साफ हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। तो कांग्रेस कहती है। मेरा बोलने का या तो आप बोल ले, मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, आप अपनी बात करिए ना सर।
नाराज मत होइए, अपनी बात आप पूरी रखिए। सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ, आप मेरी बात पूरी सुनिए। बोलिए। हम रोजाना वस्त्र क्यों बदलते हैं? हमारे मन के अंदर भाव क्यों बदलते हैं? अगर हम कोई चीज बुरी देख रहे होते हैं या कोई चीज अच्छी देख रहे होते हैं, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री तो दिन में 3-4 बार वस्त्र बदल लेते हैं। देखिए, आप मेरे को बोलने दें, क्योंकि मैं आपको बीच में एक बार भी नहीं रोका था। अब मेरा समय है, मुझे बोलने दें। जो नेता अभी भारतीय जनता पार्टी, आप बोल लीजिए, मैं बंद कर लेता हूँ स्क्रीन, यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। सुशील शर्मा जी, मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है प्रतिष्ठा जी, ठीक है तन्मय जी, आप छोटी सी बात पर नाराज हो रहे हैं सर। डिबेट है, ये चर्चा है, ठीक है, आप कीजिए ना, अपनी बात रखिए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर आपको, रखिए अपनी बात। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। जो नेताओं की सूची मेरे पास है, सबसे पहले ये देखिए, उनमें से कोई एक आध ही विशेष होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट दिया गया है या आगे कुछ इस तरह का गया है। वो लोग अपना मन बना के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होके, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी राज्य में नहीं पूरे देश में जिस प्रकार सरकार चला रही है, उससे वो प्रभावित होके, उसकी सच्चाई समझ करके उन्होंने अपने आप का मन बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी का आकर के उन्होंने साथ लिया है, हाथ पकड़ा है, और अपनी हर चीज को उन्होंने अपने आप को पूरा आत्मा और शरीर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर डाला है। तब जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा वातावरण बनाया है जिससे कि लोगों को एक अच्छाई की किरण नजर आने लगी कि हाँ, अब देश विकास पे है, देश कहाँ आ गया है। विकास की बात करूं तो पार्टी में अपना भविष्य और एक अच्छी किरण, लोगों को सकारात्मकता और नीतियां प्रभावित कर रही है। प्रतिष्ठा यादव, यहाँ पर आपके नेता जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको नीतियां प्रभावित कर रही हैं भाई। अब आप लोगों की पार्टी में वो अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, आप लोगों की नीतियां धरातल पर फेल नजर आ रही हैं, और यही वजह है कि आप लोगों के एक एक नेता कम होते जा रहे हैं। फहरिस्त बहुत लंबी है मैम। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही ओल्ड और बहुत ही बड़ी पार्टी है। यहाँ बहुत सारे नेता, बहुत ज्यादा नेता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है कि यहाँ नेताओं की कोई कमी है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि ये कह रहे हैं कि जो नेता आ रहे हैं उनको कुछ नहीं दे रहे। आप देखिए कि ज्योति मृधा को आप ले लीजिए, मालवीय जी को ले लीजिए, उनके साथ जो गए उनको विधायक का टिकट दिया गया है। आप हेमंत बिस्वा जी को ले लीजिए, प्रधानमंत्री जैसे, जिन पर इन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, जिन पर आरोप थे, उन सब नेताओं को इन्होंने पार्टी में लिया भी, और वो सारे आरोप भी कहीं ना कहीं वो कहते ना कि वो वॉशिंग मशीन में धुल के सब क्लियर हो गया। तो ये इनकी नीतियां हैं कि ये जिनको ले जा रहे हैं, पहले उनको, या तो आपने पहले गलत बोला, या आज आप ये मानिए कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, क्योंकि आपने जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तमाम नेताओं को ले जाकर बीजेपी ज्वाइन कराई। तो भ्रष्टाचार का अड्डा बीजेपी आज बन चुकी है इस देश के अंदर। अच्छा, आप ही कह रही थी प्रतिष्ठा जी कि कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है। बीजेपी कह रही है कि आप लोगों को तो चुनाव में उतारने के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं। आप यहाँ पर दावा कर रही हैं कि आपके पास तो बड़े नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत नेता हैं, बहुत कार्यकर्ता है, और कांग्रेस का जो सच्चा कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। वो कहीं ना कहीं इन नेताओं की वजह से जो जा रहे हैं, इनकी नीतियों की वजह से वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निराश था, और इनके जाने से कार्यकर्ता निश्चित रूप से खुश है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं, आप ये परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन जिनको ले गए वो मोस्टली वही नेता थे जिन्होंने, जो परिवारवाद के द्योतक है। ज्योति मृधा को ले लीजिए, चाहे आप मालवीय जी को ले लीजिए, ये इन्होंने परिवार के अलावा किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया अपने क्षेत्र में। आप विरोध करते हैं परिवारवाद का, लेकिन सारे परिवारवाद को तो आप उठा ले गए। आप विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का, लेकिन सारे जिन पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हम नहीं कह रहे, हम तो उनको सही मान रहे थे, लेकिन अगर वो गए हैं डर के, तो निश्चित रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, तभी काउंटर ले लेती हूँ मैं। तन्मय शर्मा जी, ठीक है, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं भाई। तन्मय जी जवाब दीजिएगा। आरोप लगाना इनका कार्य है। मैं आपको बता दूं कि जो भी आरोप या प्रत्यारोप या जो भी प्रकार के केस जिस नेता पे चाह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हो या कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हो, ऐसा कोई भी केस अभी बंद नहीं हुआ है। आप शायद थोड़ा सा आप इसका ज्ञान लें, कि किसका केस बंद हुआ, किसका चालू हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यवस्था, कानून की व्यवस्था अपने अनुरूप कार्य कर रही है। पहली बात, इससे आप सुनिश्चित हो जाइए कि भारतीय जनता पार्टी में आने से कोई बचेगा नहीं। यहाँ कानून और व्यवस्था के अनुसार ही चला जाता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर बड़ा व्यक्ति भी कानून और व्यवस्था से घबराता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। पहली बात। दूसरी बात, अब आपको मैं बता देता हूँ राजस्थान का हाल आपका। जयपुर से शुरू करते हैं। माननीय आपके मंत्री थे प्रहलाद जी, अपने खचरियावास जी, प्रताप सिंह खचरियावास जी, घबराहट में खुद ही बोल पड़े मैं तो हारा हुआ हूं। उसके बाद ओला जी की तरफ चले थोड़ा सा।
वो खुद बोले मुझे तो टिकट लेना ही नहीं था। आपने 3 बार टिकट बदल दिया, सीपी जी को कहां से कहां डाल दिया, दूसरों को उठा के कहां से कहां भेज दिया, क्योंकि बौखलाहट इतनी ज्यादा है कांग्रेस में कि नेता मिल नहीं रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। सच्चाई ये है। और जो खड़े हो गए हैं वो जानते हैं कि हमारी हार 25 25 सीटों पे सुनिश्चित हो चुकी है। अब जो पूरा होना है वो होके ही रहेगा। देखिए, मैं फिर आपको ये निवेदन कर रहा हूं, आप इस बात को माने, देश जिस मार्ग पर चल रहा है वहां एक एक व्यक्ति इस देश में रहने वाला अन्य प्रधानमंत्री मोदी जी की रीति नीतियों को लेकर के, उनको समझ करके, उनकी जो योजनाएं जो एक एक व्यक्ति के लिए लाभान्वित करने वाली योजना है, गरीब का उत्थान, महिलाओं का, सरकार के खिलाफ जो योजना बना के दी है लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक सवाल ये है, तन्मय जी सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता 20-30 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल अपना निभा चुके, अपनी जिम्मेदारी निभा चुके, तो विचारधारा भी कांग्रेस ही हुई। अब आप लोग उनका वेलकम कर रहे हैं, तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, तो विचारधारा को कैसे बदलिएगा? सबसे पहले वे सभी भारत के नागरिक, भारत में रहते हुए जानते हैं कि भारत किस प्रकार चल रहा था और आज भारत, हमारा हिंदुस्तान किस प्रकार चल रहा है। मैं फिर आपसे उन्हीं शब्दों में वापस निवेदन करूंगा, वही वापस उल्लेख करूंगा कि ऐसा कुछ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हर रीति नीति में उन लोगों ने पढ़ा, समझा और अपनी पार्टी की ओर झांका पलट करके पीछे कि कहां कहां अटके पड़े थे अब तक जीवन में, कि इस पार्टी से लेकर के, इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के कम से कम देश सेवा तो करी जाएगी। नहीं तो जिस पार्टी में बैठे थे वहां सिर्फ भ्रष्टाचार की कीचड़ छींटे उनके ऊपर उछल जा रही थी, लगातार देश विरोधी की कीचड़ उछल रही थी, बंटवारे की, तुष्टीकरण की, ये सारी जो राजनीति कांग्रेस के नेता करते थे उसमें वो फंसे पड़े थे। जब उनका मन साफ हुआ, उन्होंने मोदी जी की तरफ देखा और भारतीय जनता लोग पार्टी विश्वास कर पाएंगे क्या तन्मय जी? लोगों का भरोसा जीत पाएंगे क्या दल बदलू नेता? देखिए, मैं इसलिए बताता हूं कि उनका भी एक समूह है, जो नेता आए हैं उनका भी एक समूह है। ऐसा नहीं ये कह रहे हम इनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता है, मुझे तो कार्यकर्ता नजर नहीं आते, परंतु मैं इनकी बात करता हूं जो आए हैं, उनका भी एक समूह है, उनको भी एक फैन फॉलोइंग जिसे बोलते हैं वो है। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने अपना मन बनाया, उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में आने का मन बनाया, नीतियों को समझ के, अपनी व्यवस्था को देख करके कि किस प्रकार से हम देश विकास के अंदर अपनी भागीदारी दें, तो जो बाकी उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अपना मन उसी अनुरूप बनाया कि हम भी इनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो हम 400 सीटों का नारा लेके चल रहे हैं उसे हम पूरा करेंगे। ठीक है प्रतिष्ठा यादव जी, लेकिन लोगों के हित में क्या है भाई? अगर दल बदलू नेता दल बदल रहे हैं, वो तो अपने निजी स्वार्थ के लिए बदल रहे हैं कि ठीक है उन्हें तो कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता आप लोगों की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लिहाजा उनको उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या तो उनकी नीतियों से नाराज या फिर उनको वहां पर अपना भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए वो लिहाजा आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्या ऐसे दल बदलू नेता जनता के हितों पर उतर पाएंगे क्या? उनके विश्वास पर उतर पाएंगे क्या? खरा उतर पाएंगे क्या? बिल्कुल, जनता उन पर भरोसा ही नहीं करती। और मैं तो ये मानती हूँ कि इनमें से तो ऐसे तो बीजेपी के भी कई नेता आप लोगों की पार्टी में आए हैं ना प्रतिष्ठा जी, फिर उन पर भी भरोसा कैसे किया जाएगा? बीजेपी एक चीज है कि बीजेपी एक दूर से दिखने वाला, जैसे दूर से जो चीज दिखती है बड़ी चमक धमक, लेकिन जब आदमी उसके अंदर जाता है तो उस चीज को महसूस करता है। और आज ये तमाम नेता जितने लोगों को इन्होंने ज्वाइन कराया है ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम संपर्क में भी है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आ तो गए लेकिन अब क्या कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, अब हमारे तो हाथ पैर सब कट गए, अब हमारे पास इनके साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज वो नेता, बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो जयपुर जिले के से ये बहुत ज्यादा नेताओं को ले गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की रैली थी, कितने नेता नजर आए आपको? कहाँ थे? कोई था नहीं। लेकिन जेपी नड्डा राजस्थान में बोलते हैं कि भाई कांग्रेस तो डूबती नैया है, कांग्रेस पार्टी शुरू में भ्रष्टाचार पर होती है और खत्म में भ्रष्टाचार पर। इसका जवाब देश की जनता इनको देगी। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा इनको पता चल जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन का जो फैसला होता है ना, वो जनता भी समझ चुकी है इनके चेहरे को। इनको देखिए, कल प्रधानमंत्री जी एक बात कह रहे थे कि ये जो मेरा 10 साल का काम है ये केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। तो ये जनता भी समझ रही है कि जो किसानों के साथ जो अन्याय किया केवल ट्रेलर है, अभी अगर दोबारा आए तो पिक्चर बनाएंगे, फिर किसानों की क्या दुर्दशा होगी। आप देश के लिए मेडल लेके आने वाली बेटियों के साथ जो किया पूरे देश ने देखा, वो केवल ट्रेलर था। मणिपुर की बहनों के साथ जो हुआ वो केवल ट्रेलर था।
तो ये जो चीजें ये दिखा रहे हैं, ये जब ये खुद कह रहे कि ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। महंगाई को आप ले लीजिए, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो महंगाई की बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे, ये बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब कहते हैं कि ये तो जो अभी तक महंगाई बढ़ी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों की सरकार नहीं, जब सचिन पायलट सड़कों पर उतरे थे अपनी सरकार के खिलाफ, तो वो भी समय याद कीजिए ना प्रतिष्ठा जी, कि जब अपनी सरकार के खिलाफ सचिन पायलट को ये बोलना पड़ा था कि भाई आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आए थे, अब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई आपने की नहीं है, 5 साल आपको मिले हैं, और उसके बाद जो हुआ वो तो चुनाव में आप लोगों ने देखा। ये ठीक है, तन्मय शर्मा जी काउंटर देना चाह रहे हैं। तन्मय जी देखिए, वही कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ट्रेलर है अभी तो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे मन की बात छीन ली कि भ्रष्टाचार, सचिन पायलट एक मजबूत नेता की तरह निकल के आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी पार्टी इस कदर भ्रष्टाचार फैलाएगी प्रदेश में। सबसे बड़ा कांड पेपर लीक कांड, जिसकी परतें दिन ब दिन खुलती जा रही है, इसको लेकर के स्वयं डोटासरा, अशोक गहलोत जी, ये सब चेहरा नहीं दिखा पा रहे, मीडिया पे आके कुछ नहीं बोल पा रहे। उसके बाद में इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फैला, खुद मुख्यमंत्री के कार्यालय में से पैसा और सोना बरामद हो रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। हद थी भ्रष्टाचार की। जिस प्रकार पुत्र मोह में उन्होंने पैसा किस किस जगह कहां व्यवस्थाओं में लगाया, वो अभी सबको पूरे जन जन है कि किस प्रकार हुआ गया। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, अभी जो आज 3 नेता आए, शंकर सिंह पन्नू जी आए, जेपी नड्डा जी आए, पृथ्वीलाल सिंधु जी आए, क्या कहा उन्होंने? हमारे हाथ पैर बन सके, आपको पता नहीं, आप कह रहे हैं आपके संपर्क में है, वो बिल्कुल नहीं है, वो हो ही नहीं सकते। वो तभी तो अपनी जनमानस, अपनी छवि साफ करके, अपने मन को साफ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। हमने हाथ पकड़ के नहीं बुलाया, हमारी नीतियों को देख करके वो आए। वो जानते हैं कि यही एक विकासशील। अच्छा तन्मय जी, आप ये वजह बता रहे हैं कि चलिए जो कांग्रेस के नेता आप लोगों की पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आप लोगों की पार्टी में आना चाह रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी पूछ नहीं रही है क्या? अपने नेताओं को ही नहीं पूछ रही है कांग्रेस पार्टी? जहां परिवारवाद की जड़ इस प्रकार फैली हुई कि सब लोग राहुल गांधी की तरफ ही देख रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का भी अपमान होता रहता है आए दिन, हर सभा में हम देखते हैं, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही सम्मान नहीं है, जहां परिवार को लेकर के अभी ये कोशिश करी जा रही है कि रीलॉन्चिंग कर दिया था, एक लॉन्चिंग पैड बना रखा है राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए, तो वहां कहां लोग बाकी प्रसन्न होंगे? प्रतिष्ठा जी, हाँ जी, देश के राष्ट्रपति के साथ क्या हो रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है, इस पर भी आप पूरी नहीं देखी आपने वो पूरी नहीं देखी है। तो हमारे केवल दो लोगों का बीजेपी में। अब आपकी मैं मजबूरी को समझती हूँ, क्योंकि आप क्या, जब विपक्ष नहीं बोल पा रहा बीजेपी के सामने, मीडिया नहीं बोल पा रहा, तो आप तो पार्टी में हैं, आपकी मजबूरी है, आप जो चीज है प्रतिष्ठा जी, ये मीडिया को आप लोग जो बीच बीच में लेकर आते हैं ना, वो आप बंद कर दीजिए कृपा करके। नहीं प्रतिष्ठा जी, एक मिनट सुन लीजिए, ये जो आप मीडिया को बीच में लेकर आते हैं ना कि मीडिया बोल नहीं पा रहा है, मीडिया बखूबी बोलता है, मीडिया दिखाता भी है और मीडिया समझाता भी है। जो चीजें हैं ना उन्हें हम बहुत निर्भक तरीके से बताते भी हैं और निडर होकर दिखाते भी हैं, और इसीलिए हम चौथा स्तंभ भी कहे जाते हैं ना प्रतिष्ठा जी। बिल्कुल, तो मीडिया को बीच में मत लाइए। आप लोगों का राजनीतिक भेदभाव है, आप उस पर कटाक्ष कीजिए, आप उस पर वार कीजिए, लेकिन मीडिया को बीच में मत लाइए कि मीडिया नहीं दिखाता है, मीडिया बोल नहीं पा रहा है। मीडिया बिल्कुल बोल रहा है मैम। देखिए, जो मीडिया चैनल इनके खिलाफ बोलता है उन पे ईडी की रेड पड़ जाती है, ये हमने देखा। जो पत्रकार, मुझे पता नहीं है कोई ऐसा, आज उन्होंने पत्रकारिता से संन्यास ले लिया है, ऐसी सिचुएशन बनी है देश में, देश ने देखा है। केवल मैं नहीं कह रही, ये चीजें हैं, आप इस चीज को नकार नहीं सकते। दूसरी बात, 2014-2019 लोकसभा चुनाव में आप लोगों को पूरी तरीके से सुपड़ा साफ यहाँ पर हुआ था आप लोगों का। इस बार क्या बदलाव हो जाएगा? क्या आप लोगों की पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी के, क्या वो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, चुनावी समीकरण बदल पाएंगे? क्या जनता उन पर विश्वास करेगी? ये सवाल है और इसी पर आप रहिएगा। देखिए मैडम, सुपड़ा साहब तो बीजेपी का भी हुआ था, जहां 2 ही सीटें आई थी। आप इस चीज को मत बोलिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता जो फैसला करती है वो सभी उसका सम्मान करते हैं। कहीं वो नहीं है, ये राजनीति, कांग्रेस ने तो बहुत लंबा टाइम राज किया है, ये तो अभी 10 साल के अंदर ही इतने अहंकार में डूब गए हैं, इतने तानाशाही पूर्ण रवैया कर लिया है। इसकी जनता जरूर इनको जवाब देगी इस बार का चुनाव, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं किसी को भी समझने और उसकी भावना को जानने के लिए कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं।
केवल आप ये देखिए कि इतने अकाउंट खुले, लेकिन सारे अकाउंटों के अंदर कितने पैसे हैं और 2 लोगों के अकाउंटों में कितना पूरा देश का धन पहुंच गया, ये देश देख नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव पर ही मैं बात कर रही हूँ। इस लोकसभा चुनाव के अंदर ही जनता इन चीजों का फैसला करेगी कि जो पिक्चर ये बनाना चाह रहे हैं देश की, उस पिक्चर को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस ट्रेलर ने आम आदमी के जीवन को तबाह कर दिया है, कहीं ना कहीं महंगाई से आम आदमी पीड़ित है, अपराधों में पीड़ित है। ये राजस्थान की बात करते हैं, गुजरात की बात क्यों नहीं करते पेपर लीक के अंदर, जहां पर 26-26 पेपर लीक हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। राजस्थान इस देश का पहला राज्य है जहां पेपर लीक पर इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाया, और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कानून बना लेने से नहीं होता ना प्रतिष्ठा जी, कानून पर काम भी करना होता है, कानून को अमल में भी लाना होता है। और अगर यही कार्रवाई आप लोगों की सरकार में होती तो पूरा क्रेडिट बशर्ते आप ही को जाता, लेकिन उसमें बस इतनी सी शर्त कि आप लोगों को कानून की पालना करवानी होती। ठीक है, तन्मय जी काउंटर दे रहे हैं। तन्मय जी, मैं आपको एक निवेदन करता हूं। आप एक शायद महान नेता को आप शायद भूल गए होंगे प्रतिष्ठा जी। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की एक लाइन थी, जब आपने उनके ऊपर तंज कसाई है कि हमारी सरकार गई थी, अटल जी ने कहा था एक दिन मैं ना हूंगा, लेकिन जब आएगी तब आप देखिए कैसे आएगी। उन्होंने कहा था ये देश रहना चाहिए, सरकारें आएंगी और जाएंगी। अटल जी के समक्ष पूरे कांग्रेस में उनके पैर की उंगली के छोटे नाखून के बराबर एक भी नेता नहीं था। और आज वो अटल जी की यही पार्टी है जो आज शीर्ष पर बैठी है, जो विश्व पटल पे सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस जिसने 70 साल देश पर राज करके अपना शासन किया, आज वो मिट्टिया मेट हो चुकी है। आज भारत उस जगह आ चुका है। कांग्रेस भारत का सपना अटल जी का पूर्ण होता हमें इस बार नजर आ रहा है। इसलिए आप संभालिए अपने आप को, और कांग्रेस होने का जो ये देश बन रहा है, आप बताइए, बिल्कुल शांत बैठ जाइए। अटल जी का सपना पूरा हो रहा है। तन्मय जी, लेकिन जो नेता आप लोगों की पार्टी में आ रहे हैं, या फिर जो दल बदलू नेता है, जो दल बदल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, या फिर चलिए ठीक है उनको पार्टी में, मौजूदा पार्टी में जिसमें वो है, उनको भविष्य नहीं नजर आ रहा है, लेकिन लोगों के बीच में तो एक नेगेटिव नैरेटिव सेट होगा ना कि भाई अपने स्वार्थ के लिए आप किसी एक पार्टी में जाते हैं, फिर आप दूसरी पार्टी में आते हैं, फिर पलड़ा भारी देखते हैं तो दोबारा से घर वापसी कर लेते हैं। तो ये जनता के हित में नहीं है ना सर। जनता का क्या हित होगा इसमें? आपकी बात में काफी कुछ है, लेकिन मैं इसके लिए ठीक है तन्मय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रतिष्ठा यादव जी, यही सवाल आपसे भी है। तो देखिए दोनों जो हमारे मेहमान हैं वो लगातार बने हुए हैं और तकनीकी खामियों के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सवाल कई सारे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से 400 पार का नारा लेकर एनडीए चल रही है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि आए दिन दल बदले जा रहे हैं, आए दिन घर वापसियों की बात कही जा रही है, कुछ नेता ऐसे जो अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित नहीं होकर और अपनी पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर नजर आ रहे हैं, वो पाला बदल रहे हैं, वो दल बदल रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि दल बदलने से क्या दिल मिलेंगे, क्या दिल बदलेंगे, क्या विचारधारा बदलेगी, क्या नीतियां बदलेंगी? क्योंकि एक पार्टी के अंदर कोई अगर नेता कई वर्षों तक अपनी पूरी मेहनत लगाता है, पूरा जनादेश उसे हासिल करता है, पूरे एक समूह बनाता है, लोगों के बीच में प्रभाव बनाता है, और उसी विचारधारा को अगर वो दूसरी पार्टी में जाकर लागू करता है, तो क्या ये समीकरण बदलेंगे या फिर समीकरण बिगाड़ेंगे या संवारेंगे? ये कई सारे सवाल है। लेकिन क्या जनता के बीच में इसका एक नेगेटिव नैरेटिव सेट होगा? तो इसी को लेकर आज हम बहस कर रहे थे। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत यहीं से आगे करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी का स्वागत है। तो दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तन्मय जी, चर्चा पर वापस आते हुए लेकिन सवाल ये है कि जो लोग आपकी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जो लोग ये सोचकर आ रहे हैं कि हम जनता के हितों में काम करेंगे, जैसे कि आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो लोगों के हितों का ध्यान रखती है और विकास का ध्यान रखती है, और यही वजह है कि नीतियों से प्रभावित होकर दल बदलने का काम नेता कर रहे हैं। लेकिन दल बदलने से क्या दिल बदलेंगे, विचारधारा बदलेगी? क्योंकि आप लोग तो कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। आप लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घोटाले, लेकिन कोई नेता अगर लंबे समय तक वहां पर काम कर चुका है या फिर वहां पर अपनी सेवाएं दे चुका है, तो क्या वो आपकी पार्टी में बदलते ही अपनी नीतियां बदलेगा, अपने विचार बदलेगा?
देखिए बिल्कुल ये मैं इस बात को बड़ी मजबूती से रखूंगा कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का मानस तब बनता है जब किसी चीज से प्रभावित होते हैं। आज हम अगर किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमारे मन में एक आसक्ता पैदा होती है कि हम जाके भगवान के दर्शन करके आए, या कुछ भी कोई अच्छे कर्म के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है। उसी प्रकार मैं नेताओं की बात करूंगा जो आ रहे हैं, उनकी शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और वो अपनी नीतियों को जो पुरानी रही है उनको छोड़ के एक नई परिवेश में आके नई नीतियों के साथ सम्मिलित होकर के इस चीज को अपने दिमाग में बिठा के आ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्ग दिया है हमें, जो विकसित भारत का हमें मार्ग उन्होंने सिखाया है, समझाया है, पूरे राष्ट्र को समझाया है, हर कार्यकर्ता को समझाया है, हमें उस मार्ग को लेके चलना है, उसी पे आगे बढ़ना है कि हम विकासशील देश नहीं रहना चाहते, हमें विकसित राष्ट्र बनना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा जनता की बात है कि जनता उन्हें स्वीकारती है नहीं स्वीकारती, ये चीज समय के उपरांत पता लगता है। जब जब वो कार्य करेंगे, उन्हें कोई ना कोई संगठन का कार्य मिलेगा या किसी प्रकार का कार्य मिलेगा, उससे साफ दिखेगा कि वो हमारी रीति नीतियों पर चलने लग गए हैं और कार्य करने लग गए हैं। मैं फिर वही दोहराऊंगा बात, हमारी पार्टी जल्दबाजी नहीं करती, हम परखते हैं, कार्यकर्ताओं को परखा जाता है हमारी पार्टी में कि हमारा कितना मजबूत स्तंभ है जो पार्टी के साथ मजबूत खड़ा रहेगा, पार्टी के झंडे को और ऊपर बढ़ाएगा। उसी प्रकार जो नेता आ रहे हैं इनको भी पूरा समय दिया जाएगा, इनको इसमें ढलने का, इसको समझने का, हमारी नीतियों को, हम किस तरह से एक ईमानदार पार्टी की तरह काम करना चाहते हैं, देश में एक ईमानदार सरकार चलाना है राज्यों में और देश में। ठीक है, तो ईमानदार इसमें घुल पार्टी, मिल जाएंगे, ईमानदार सरकार, ईमानदार उन्हें उसी नीतियां प्रकार और से वही स्वीकार करती प्रभावशाली जाएगी। नीतियां आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन तन्मय जी, जो नेता अपनी पार्टी से नाराज होकर आप लोगों की पार्टी में आ रहे हैं तो लिहाजा वो कुछ उम्मीदों के साथ आ रहे होंगे, क्या आप लोगों की पार्टी यानी बीजेपी उन्हें उनकी उम्मीदों पर खरा उतराएगी? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि या तो टिकट ना मिलना, उससे नाराज होकर कुछ लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या जहां से उनकी उम्मीदें हैं, जहां से उनकी मांग है, क्या वो जिम्मेदारियां पार्टी देगी नए नेताओं को, भरोसा जताएगी आपने नए आपने नेताओं पर? मेरे विचार से आपने सभी को देखा होगा कि हमने किसी भी प्रकार से, एक आध दो उदाहरण कोई आप छोड़ दीजिए, हमने किसी भी प्रकार से किसी भी नेता को, जो आए हैं बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता आए, हमने किसी की भी जो महत्वाकांक्षा रही होगी उसको किसी भी प्रकार से नहीं देखा गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विश्लेषण किया है ढंग से कि वो आए, पार्टी के लिए कार्य करें, पार्टी को कार्य करके दिखाएं किस तरह कार्य करते हैं, तब जाकर के होगी। और जो भी आए हैं उन्होंने आकर के अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं आगे नहीं डाली है, वो सिर्फ पार्टी और संगठन से जुड़ के संगठन को मजबूत करके देश को मजबूत करने का और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करने के लिए आए। साथ में अपने जितने भी कार्यकर्ताओं को लाए, उनका भी हमने पूरे दिल से स्वागत किया है, और हर प्रकार से हमने देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राष्ट्र हित के लिए काम करें, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल तन्मय जी, बिल्कुल तन्मय जी, लेकिन देखिए यहाँ पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, कुछ नेता आप प्रेशर के साथ भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं, और ऐसे में क्या कहेंगे उन लोगों को जो ये कहते हैं कि ईडी का दबाव, सीबीआई का दबाव, या फिर जो टीम छापेमारी करने के लिए आती है उसके बाद आप लोगों की पार्टी में वो नेता शामिल हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, क्या कहेंगे फिर? मैं एक व्यंग करना चाहूंगा, इस पे आप प्लीज इसे बुरा ना मानिएगा। मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, या मुझे नहीं लगता राहुल गांधी खुद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अगर प्रेशर है तो इनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है कि एक स्वच्छ पार्टी, एक ईमानदार पार्टी, एक ईमानदार सरकार पूरे राष्ट्र पे जिस प्रकार कार्य कर रही है उसकी भयभयाट इनको इतनी ज्यादा है, सबसे बड़ा प्रेशर के पास है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी पे ना तो ये सरकार प्रेशर करती है ना करेगी। ये नीतियों से चलने वाली सरकार है, कानून व्यवस्था के अनुरूप चलने वाली सरकार है। जो इसमें सही चलेगा, जो नीतियों से चलेगा, जो कानून की व्यवस्था के अनुसार चलेगा, उसके लिए राष्ट्र में नहीं पार्टी में हर जगह सम्मान होगा। परंतु जो इसके विपरीत जाएगा, जो राष्ट्र हित के विपरीत जाएगा, उसका कहीं भी सम्मान नहीं होगा, चाहे वो हमारी पार्टी में हो चाहे विपक्ष की पार्टी में। प्रतिष्ठा जी, आवाज मिल रही है आप तक? जी बिल्कुल मिल रही है जी प्रतिष्ठा जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने तन्मय जी को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि भाई नीतियों से प्रभावित होकर नेता जा रहे हैं और सरकार की जो नीतियां हैं वो सकारात्मक दिशा में काम कर रही हैं, और यही वजह है कि आप लोगों के नेताओं को ये अब देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है वो आप लोगों के नेताओं पर अब लागू हो सकती है, क्योंकि ये अब आप लोगों के नेता समझ रहे हैं कि ठीक है, अब हमारा यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, हम लोग तो विकास करने के लिए आए थे, लेकिन पार्टी में तो सिर्फ परिवारवाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग नहीं टिक सकते हैं।
देखिए तन्मय जी एक बात कह रहे थे कि हम परख के देते हैं, और आप देखिए ज्योति मृधा को कहाँ इन्होंने परख लिया, मालवीय जी को इन्होंने कहाँ परखा ये बताएं। और दोनों ही नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद के द्योतक है, ये सामने है। दूसरी बात कि आप राष्ट्र की बात करते हैं लेकिन आप केवल अपना हित देखते हैं। एक बात इन्होंने और कही कि भाई राहुल गांधी और केजरीवाल जी का एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया। तो राहुल गांधी और केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट होते तो हो सकता है आपके पास आ जाते, लेकिन उनको तो आपने केवल छवि छवि को धूमिल करने के लिए आपको परेशान किया गया है। आपको तो राहुल गांधी जी उन के ऊपर लोगों ने लगेगा, तो कहा कि पता हम है ना डरते केसेस। नहीं है, हम डरते नहीं है आपसे, किसी भी कीमत पर हम आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और जो सत्य थे वो हमारे पास है, जो सही थे वो हमारे पास है। डोटासरा जी ने आपको खूब चैलेंज कर दिया, जो आपने आरोप लगाए थे आप सिद्ध कर दीजिए, दोनों जगह आपकी सरकार है। लेकिन केवल आरोप लगाकर सामने वाले की छवि को डैमेज करने का काम ही बीजेपी करती रही है। और जो लोग भ्रष्ट थे वो लोग इनके पास जाके हेमंत बिस्वा जी का आप ले लीजिए, मुख्यमंत्री पद से नवाजे गए। अजीत पवार को ले लीजिए, उनको पद शुभेंदु नहीं दिया अधिकारी। गया क्या? आप और दूसरी बात, आप आरोप लगाते हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता को काम के बल पर परखा जाता है। अगर परिवारवाद की बात करें तो किरण माहेश्वरी की बेटी ने कब आपकी पार्टी के लिए काम किया था? आप ये भी बता दीजिए, उनको कहां से लाके आपने खड़ा करके चुनाव लड़ा लिया? तो ये केवल कथनी और करनी का फर्क है बीजेपी का, कि एक कहते कुछ है और करते कुछ है। एक पुरानी कहावत है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, और वो सेट बैठती है इन लोगों के ऊपर कि ये कहते सिर्फ, बोलते कुछ है, मुंह करने में के राम अंदर ये बगल देश में के लिए छुरी, कुछ नहीं तन्मय करते, जी। करते हैं तो मुंह में केवल राम उद्योगपतियों बगल के में लिए छुरी, करते हैं। क्या कहिएगा भाई? गंभीर आरोप ये लगा रही हैं प्रतिष्ठा जी। वो कह रही है कि भाई ठीक है, आप लोग तो ऐसे परिवारवाद की तो आप ही लोग व्याख्या कर रहे हैं, आप ही लोग एक उदाहरण पेश कर रहे हैं ना परिवारवाद का। जिन लोगों ने आप लोगों के लिए नहीं किया, पार्टी के लिए क्या कर दिया ये बताइए, जिन लोगों को आपने अभी नई ज्वाइनिंग करवा दी है पार्टी में। मुझे लगता है कि प्रतिष्ठा जी को वापस से कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ पढ़ने की प्रयास कर रहा था। राहुल गांधी नहीं जी के ऊपर पढ़ने, कितने और केस, महाज्ञानी तो कितने आप ही हैं। कितने केस है राहुल गांधी जी बीजेपी के ऊपर, आपको बीजेपी पता है? की वर्कशॉप में, आरएसएस की कार्यशाला में मैं नहीं पढ़ती, सुनिए, और वो मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं नहीं महसूस नहीं, करती। आप जरा ध्यान नहीं, दीजिए मैं सोनिया गांधी जी आरएसएस की पे और राहुल कार्यशाला में गांधी जी पढ़ना पे जो पसंद नहीं केसों, करती। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, रॉबर्ट वड्रा, प्रियंका गांधी, इन पे जो केसों की लिस्ट है लंबी, अगर आप उन लिस्टों को अगर पढ़ना शुरू करेंगे आपको शुरू हो अगर जाएगी, अभी से शुरू करें तो। पहली इस पे बात एक सुनिए बात मेरी मैं बात, कहना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते, एक बात इसी पर अरविंद आप मेरी ले केजरीवाल लीजिए। ईमानदार होते तो बाहर बैठ करके सरकार चला रहे होते, तो इस चीज तो बिल्कुल आप शांत हो जाएगी, बिल्कुल, है ना? आप अच्छा दो चीजें तन्मय केवल मैंने छवि आपकी अच्छा डैमेज का तन्मय काम जी, कर रहे लेकिन हैं। जो नहीं ठीक है, अगर छवि डैमेजिंग, ठीक जो है सच्चाई प्रतिष्ठा जी। जनता देख रही है नहीं वो मैं नहीं, बोल रहा हूँ, आप बाकी मैं कुछ देखिए, नहीं बोल रहा। सुनिए, एक बात मेरी भी अपनी ही सुनिए, इसी पार्टी बात के पर आपकी पैसे मैं के कहती गबन हूँ का, अपनी कि ही जब पार्टी एक, के पैसे के गबन का आरोप राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे लगा हुआ नहीं है। ठीक आप है, ये रिलैक्स आरोपों करिए, को लेकर इसके बहस बारे में नहीं हो रही जानिए, है, ठीक है प्रतिष्ठा जी। तन्मय है जी ना? देखिए, वो फाइनल छोड़िए, कमेंट बात में हो ले रही है, लीजिए। तन्मय जी मैं बात हो रही फाइनल है जो कमेंट, ठीक नेता है है प्रतिष्ठा जी, मैं उनके ऊपर लौटूंगी बात आपके करते हैं। पास, आप अपनी बात रखिएगा प्रतिष्ठा जी। एक रिक्वेस्ट है, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा। तन्मय जी फाइनल कमेंट के साथ, लेकिन क्या जिन नेताओं को आप ज्वाइन करवा रहे हैं वो अपनी नीतियों के साथ चलेंगे या पार्टी के नीतियों के हिसाब से चलेंगे? क्योंकि विचारधारा अगर कांग्रेस में कोई व्यक्ति कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है तो लिहाजा आप लोग ये कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों के तो राष्ट्र विरोधी या फिर देश विरोधी नीति है, भ्रष्टाचार के लिए आप लोग रहते हैं, परिवारवाद की नीति है, और अगर उसी विचारधारा के व्यक्ति को आप लोग अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं तो नीतियां कौन सी होंगी? कांग्रेस की नीति, नेता की नीति, या फिर आप लोगों की पार्टी की नीतियों के हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला जो भी व्यक्ति, चाहे बड़े शीर्ष कद का विपक्ष का नेता हो, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई नीति, रीति, राष्ट्र की जो भी विकास की दृष्टि है, जिससे कि राष्ट्र सुरक्षित हो, राष्ट्र आगे बढ़े, उन सभी नीतियों को सम्मिलित करके जो इसको अपने हृदय पटल में डालेगा, जो इसको साथ लेके चलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति को साथ लेके चलेगा, वही भारतीय जनता पार्टी में टिकेगा। उसके अलावा इस पार्टी में किसी का कोई स्थान नहीं है। इस मुगालते में कोई भी आने वाला ये नहीं रहे कि वो अपनी विचारधारा लेकर के पार्टी में ठीक आएगा। है, ऐसा तन्मय न जी का संभव हुआ काउंटर कभी करते हुए भारतीय जनता प्रतिष्ठा पार्टी जी में, फाइनल न कमेंट भविष्य में आपका होगा। कम शब्दों में। जी जी, मैं इनसे, इन्होंने कहा कि अगर ये केजरीवाल जी को डाल के ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से डाल दिया, आप ये देखिए छोटे से केस के अंदर राहुल गांधी जी की संसद से सदस्यता तक छीन ली गई थी। अगर इन्होंने जितने केसों को गिनवाया, अगर वो केस सत्य होते तो अब तक ये अंदर डाल चुके होते, छोटा लेकिन सा केस इनका नहीं सिर्फ था। आरोप लगाने का काम आपका है। आप एक छोटे से केस में उनकी सदस्यता इतनी त्वरित आपने छीन ली कि आपने आगे जाने तक का भी टाइम उनको नहीं दिया। ये पूरे देश ने देखा कि किस तरह से आप संसद में बोलने नहीं देते, लोकसभा माइक की छीन लेते हैं, कार्यप्रणाली को आप माइक समझिएगा, बंद फिर कर बात दिया करिएगा। जाता है ठीक विपक्ष है, को। ठीक तो है ये प्रतिष्ठा निश्चित जी, रूप से ठीक है। आप लोगों की सिर्फ सोच है
केवल दूसरों की छवि डैमेज करने की, लेकिन आज देश की जनता इस सबको समझ रही है। ठीक है तन्मय जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या दल बदल के बाद कौन पास कौन फेल होगा, क्या ये जनता के हितों में होगा, इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नीति नेताओं के हिसाब से या फिर पार्टियों के हिसाब से चलेगी और किसका फायदा किसका नुकसान इसमें होगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।